तो बच्चों सेकंड एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ और करेंगे। ठीक है, मान लो तो बच्चों सेकंड एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ और करेंगे। ठीक है, मान लो एक चॉकलेट का प्राइस 2 रुपीस है, तो आप लोग मुझे बताओगे 20 चॉकलेट प्राइस क्या होगा? हाँ सही बोले हो आप, बिल्कुल आपने सही बोला। 40 रुपीस कैसे निकाला? तो आपने क्या किया, टोटल प्राइस कैसे निकाला? अभी टोटल प्राइस ही तो निकाला ना। तो टोटल प्राइस कैसे निकाला बच्चों? टोटल प्राइस निकालने का तरीका था नंबर ऑफ चॉकलेट इनटू प्राइस ऑफ इच चॉकलेट, यही किया ना। चलो एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, ठीक है ना। 1 प्लेट बिरयानी, अब मुंह में तो सबके पानी आ ही गया होगा, है ना। 1 प्लेट बिरयानी का प्राइस 100 रुपीस है, तो 5 प्लेट का क्या होगा? मेरे तो क्वेश्चन करने से पहले ही आप लोग आंसर दे दिए हो गया। हाँ बिल्कुल 500 रुपीस होगा। हाँ बिल्कुल 500 रुपीस ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो भी नंबर है इनटू इच का प्राइस, है ना। मैंने एक का बताया, लेकिन हमारी इस चैप्टर में 2 वाला है। 2 वाला यानी ये कि मान लो 1 प्लेट बिरयानी का प्राइस 100 रुपीस है और 1 प्लेट चिकन 200 रुपीस है। दोनों को 2-2 प्लेट लिया, कितना रुपए हो जाएगा? इसका 2 प्लेट का कितना हो जाएगा यार? 2 इंटू 100 हो जाएगा। इसके 2 प्लेट का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 200 हो जाएगा। इसका 200 रुपीस आया, इसका कितना है? 400 रुपीस आया। यानी हाँ, पूरे चैप्टर मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है बच्चों। हाँ चलो देखें, तो एक चीज सुन लो, एक चीज सुन लो, नंबर दिया रहेगा, प्राइस नहीं दिया रहेगा। प्राइस मैं खुद से एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसे किसे हम इसमें वेरिएबल बोलेंगे और किसे किसे इसमें कांस्टेंट बोलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अलग अलग समय की बात किया गया है, एक प्रेजेंट टाइम और उसके बाद एक आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ और बिफोर 2 मंथ 3 मंथ, ऐसा बात किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। किसकी किसकी बात किया गया? एप्पल और ग्रेप्स का। ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मुझे नहीं पता कि एप्पल का प्राइस कितना और ग्रेप का प्राइस कितना है ना। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? एप्पल और ग्रेप के प्राइस को, एप्पल के प्राइस को x एज्यूम कर लूंगा और ग्रेप्स के प्राइस को y एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल एप्पल्स के प्राइस को x एज्यूम करूंगा और ग्रेप्स के प्राइस को y एज्यूम कर लूंगा। ठीक, आफ्टर अ मंथ, फिर से एक महीने बाद एप्पल और ग्रेप के प्राइस को हमने क्या एज्यूम किया? x और y। ठीक है, चलो करें, चलो देखते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, लेट प्राइस ऑफ एप्पल बी x एंड प्राइस ऑफ ग्रेप्स बी y। तो सबसे पहला कंडीशन को अपन प्रेजेंट सिचुएशन एज्यूम करते हैं, देन एट प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या? तो भैया
2 kg एप्पल, तो 2 kg एप्पल, ये तो 2 किलो एप्पल है और 1 kg का क्या प्राइस है x, तो क्या हो जाएगा 2 kg एप्पल और क्या बोल रहा है 1 kg ऑफ ग्रेप्स। इसका प्राइस क्या है 160 रुपीज इक्वल्स टू 160। तो 2 kg एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 1 kg ग्रेप का क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई, जिसे सिर्फ वाई लिख सकते हैं। बन गया पहला इक्वेशन। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ सेम चीज 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, इसका प्राइस कितना है 300 रुपीज। बस, तो क्या हो जाएगा 4x, क्यों, क्योंकि ये 4 है और एप्पल का प्राइस मैंने क्या जूम किया था x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। हमें सिर्फ इतना ही करना था। क्या बोल रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली। आप अल्जेब्रिक इक्वेशन बना के, इतने बड़े वर्डिंग्स मत लिखिए, ये छोटे से ये इक्वेशन से हम लोग को समझ में आ जाए ऐसा इक्वेशन बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 किलो एप्पल प्लस 1 किलो ग्रेप का प्राइस कितना हो गया 160 रुपीज हो गया। 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना हो गया 300 रुपीज हो गया। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। तो इसी के ऊपर एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं बहुत जल्द यानी जस्ट। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको पॉज करके। तो बच्चों एग्जाम्पल 2 का सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। बोला क्या जा रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कोच पता तो है ना कोच किसे कहते हैं। हाँ, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा। किसी भी बैट और किसी भी बॉल का प्राइस नहीं पता है उसने 3 बैट और 6 बॉल को मिला के खरीदा। इसके नीचे लाइन बना देते हैं और उसका प्राइस कितना हुआ फॉर रुपीज 3900। क्या बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900। उसने क्या किया 3 बैट और 6 बॉल को मिलाकर कितने में खरीदा 3900 रुपीज में। तो भैया 3 बैट प्लस 6 बॉल इक्वल्स टू 3900 रुपीज। अगर आप बैट प्राइस को x लेते हो और बॉल प्राइस को y लेते हो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 रुपीज। और आगे देखो लेटर सी बाइज अनदर, उसके बाद उसने क्या खरीदा अनदर बैट, बैट यानी एक बैट और 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 मोर बॉल्स यानी एक बैट और 3 बॉल खरीदा सेम तरह के हैं फॉर 1300 रुपीज। यानी क्या हो जाएगा 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 हो गया। है ना यार, बहुत इजी सा है। चलो जल्दी से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल आ चुका है, ध्यान से देखो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 took part in mathematics quiz। यानी क्या बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट क्लास 9 के हैं जो किसमें पार्टिसिपेट किए बच्चों मैथमेटिक्स के क्विज में। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अननोन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, हमें इसी को x और y एज्यूम करना होगा। क्या बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, एक्सप्रेस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। तो चलिए एक काम करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को x ले लेते हैं और नंबर ऑफ बॉयज को y ले लेते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स बोल रहा है यानी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 10 यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अच्छा, उसके अलावा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑ
4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह हम क्या लिखेंगे x। इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू 4 मोर का मतलब क्या होता है 4 प्लस मोर यानी प्लस होता है, नंबर ऑफ बॉयज का मतलब होता है y। बस ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आ गया है सेकंड एग्जाम्पल का ही, और ऐसे क्वेश्चन से सावधान। सर ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन से सावधान। अगर आधा क्वेश्चन पढ़े ना तो बिल्कुल एकदम 100% सही नहीं बनाओगे, गलत बनाओगे। चलो ध्यान से पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36। यार इतने के बाद ये है, ये तो थोड़ा सा सब्र रखो। रेक्टेंगुलर गार्डन बोल रहा है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ये मान लो एक, आप लोग को पता तो है ना रेक्टेंगल, ये इसको बोला जाता है बेटा लेंथ, एल से शो किया जाता है। और इसको विड्थ बोला जाता है, जिसको डब्ल्यू वरना बी दोनों से शो किया जाता है। मैं डब्ल्यू से शो कर रहा हूं क्योंकि विड्थ है, ब्रेड तो बोला होता है बी से शो कर देता। ठीक है। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर किसे बोलते हैं बेटा, ये जो लाइन बना हुआ ना बाहरी बाउंड्री आउटर बाउंड्री, इसी को पेरीमीटर बोला जाता है। तो यहां पर से देखो यहां तक एल फिर यहां डब्ल्यू, यानी यहां से यहां तक कितना हो गया एल प्लस डब्ल्यू, फिर एक और एल, पहले एक एल था एक और एल यानी 2l, और ये w यानी 2w। तो इस रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का क्या हो जाएगा l प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, यानी 2l प्लस 2w, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। आया क्या? तो क्या बोल रहे हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ इज 36 मीटर। देख लिए कहां से कहां तक जोड़ा है। तो पेरीमीटर की जगह पे 2l प्लस डब्ल्यू अपॉन 2, इसकी जगह पे इक्वल टू 36 मीटर। ये 2 कैंसल, l प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 36 मीटर। अब यहां से यहां तक है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है, ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ यानी l, और मैंने इसका क्या मतलब बताया था इक्वल टू, 4 तो 4 ही रहेगा, मोर देन मतलब क्या होता है प्लस, और विड्थ यानी w, यानी l माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 4। पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। हाँ यहां पर मीटर डाले, यूनिट नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यूनिट डालना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, चलिए जल्दी से निपटाते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर की बात कर रहा है ना, कोई इसको दो नंबर की कमाई नहीं बोलेगा। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो अलग अलग तरह के नंबर की बात करें जो कि मुझे नहीं पता, दो नंबर को क्या एज्यूम करोगे, हाँ भाई एक्स वाई। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हर बार एक्स एंड वाई ही लेना जरूरी है क्या, तो इस बार मैं एक्स वाई नहीं लूंगा, मैं इस बार मैं जो है ना ए बी लेता हूं। हाँ ए एंड बी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहले स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। क्लियर हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, वन नंबर इज, अच्छा हमने ए बी लिया है बच्चों, ये ए और ये बी। द नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स
द अदर। तो एक नंबर, अब वो कौन सा ए है कि बी है, पहला वाला कि दूसरा, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। तो 1 नंबर यानी कोई भी एक ले लेंगे। इस मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स है, 3 इंटू अदर यानी बी, यानी ए इक्वल्स टू 3b। अब आप बोलोगे सर आपने डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर को a माइनस बी लिया, अगर मैं गलती से b माइनस ए ले लूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना बोला है कि पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर है, कुछ बोला है क्या? नहीं, दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस। a माइनस बी रखो चाहे b माइनस ए रखो। वैसे ही मैंने a इक्वल टू 3b बनाया, अब b इक्वल टू 3a भी बनाओगे तो एकदम सही, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। आया समझो बच्चों? 5th क्वेश्चन हो गया। चलो जल्दी से एक और देखेंगे, 6th क्वेश्चन। तो बच्चों 6वां क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड एग्जांपल का ही 6वां पार्ट है ना। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल के पेयर को बोलते हैं, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आया समझ में? तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहां पे एक बड़ा और एक छोटा, लास्ट वाले क्वेश्चन पे बड़ा छोटा ए बी एक्स वाई कुछ ऐसा नहीं बोला था। आया समझ में? तो मैं क्या ऐसा एज्यूम करूंगा, लेट द बिगर वैल्यू इक्वल्स टू एक्स एंड स्मॉलर वैल्यू इक्वल्स टू वाई। तो भैया क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट क्या है, एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरा क्या बोल रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू एक्सीड स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी लार्जर वाला छोटे वाले से 18 डिग्री है। आया क्या समझ में? लार्जर कौन सा, x, और y से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री हो जाएगा। बस इतने सही तो है। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जल्दी से। हाँ बेटा, सिर्फ एक और क्वेश्चन, उसके बाद में मैं रोक दूंगा। तो बच्चों इस एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। क्या बोल रहे हैं, अब फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन किससे बोलते हैं? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर उस फ्रैक्शन, क्या लिखा है, अब फ्रैक्शन बिकम 9 बाई 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9 बाई 11। कब होगा, जब उसके न्यूमरेटर पे भी 2 ऐड किया गया हो, डिनोमिनेटर पे भी 2 ऐड किया गया हो। सेकंड लाइन देखते हैं, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5 by 6। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जो पहले 2 ऐड कर रहे थे उसकी जगह 3 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 5 by 6 बन जाएगा। चलो देखते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या, लेट द फ्रैक्शन बी p बाई क्यू। सर आपने p बाई क्यू किया, अभी तक क्या x बाई वाई ले रहे थे? अरे आप ले लो ना यार, x और y ले लो, x बाई वाई लिख दो, a बाई b लिख दो, c बाई d लिख दो, e बाई f लिख दो, g बाई h लिख दो, p बाई क्यू। हर बार क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन जो रहता है ना उसको p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखते हैं, तो इसका मैंने भी p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख दिया, ठीक है। पहला क्या बोल रहे हैं, इफ 2 इज एडेड। आपको पता है ना, ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया गया तो किसके इक्वल हो गया, 9 बाई 11 के इक्वल हो गया। अब वहीं पे इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 6, यानी p प्लस 3 अपॉन q प्लस 3 इक्वल्स टू 5 बाई
6। तो ये दो स्टेटमेंट बन गए। तो सर यहीं पे छोड़ दे कि इसके आगे भी सॉल्व, हाँ इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है बेटा, इसके आगे और 2 लाइन हो सकता है। अब मैं इसको नीचे ना करके इसके बाद इस तरफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये इधर और ये वाला इधर चला जाएगा, ये राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, ये जाता है बेटा। तो यहां पर से इतना चले जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटू 1 होता है। आया समझ में? तो अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड वाला भी है, और देखो इसको इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 9/11 जो है इंटू 1 करके भी लिख सकते हैं, और 9/11 को प्लस 0 करके भी लिख सकते हैं। तो सर आपने इंटू और प्लस करके लिखा, क्या माइनस और डिवाइड करके भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं 9/11 को? 9/11/1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 9/11 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, जो हमारी जरूरत हो। ठीक है, मैं अभी इंटू वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सर प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे, तो प्लस वाला इस्तेमाल करें तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आया समझ में? तो अभी हम इंटू वाला करते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज और बेटा, जब ऐसा मल्टीप्लाई होता है तो इधर 11 लिखोगे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको ब्रैकेट में लिखना है, याद रखना, इक्वल्स टू 9q + 2। और ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये पहले 11 इस p से मल्टीप्लाई होगा, 11p, 11 2 से मल्टीप्लाई होगा 22, 9q से मल्टीप्लाई होगा 9q + 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18। और क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे को इधर ले आओ, 11p + 9q = 22 - 18। और इसको ऐसा नहीं लिख के डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, जो कि आंसर क्या आएगा 4। 22 - 18 क्या होता है 4। सेम उसी तरह से इसको कर सकते हैं बच्चों, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6p + 3 = 5q + 3। और ऐसा मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। और आगे देखते हैं, 6p + 18 = 5q + 15। और क्या हो जाएगा बच्चों, 6p - 5q, ये 15 इधर आके माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आके माइनस, 18 - 5 क्या हो जाएगा 3। ये दो इक्वेशन बन गए। तो होप कि हमने 2 क्वेश्चन तो किए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भयानक, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, तो होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम जो करेंगे एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के बुक के क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कि आप लोग इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चों।